आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस पर। बिल्कुल सही पढ़ रहे। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार पिछले 2 सालों से इसी चैनल ने आपको सटीक स्ट्रेटजी बताया है कि आप कैसे पीसीएस की तैयारी कर सकते हो, कैसे आरओ की तैयारी कर सकते हो। और 2 साल से पहले 10 सालों का रिकॉर्ड उठा करके आप देखेंगे तो ऐसी सरल, सटीक, साफ साफ और पूरे साक्ष्य के साथ आपको प्रूफ किसी ने नहीं दिखाया है। चाहे वह 10 मिलियन 20 मिलियन वाला हो, चाहे वह 2 4 5 लाख वाला हो, चाहे 10 20 हजार वाला हो। यही एक चैनल है जिसने आपके पढ़ाई को बेहद आसान कर दिया है, सही स्ट्रेटजी बताया है, सही सामग्री बताया है, किन किस पुस्तकों को आप पढ़ करके प्रारंभिक परीक्षा आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद मेंस की प्रक्रिया पर भी हमने बहुत चीज बताया है, बिल्कुल जो सार्थक है, वो सटीक है और सफल है। इससे पहले आप लोग बहुत भ्रमित होते थे कि आखिर पीसीएस कैसे बने। बहुत से लोग आपको 6 महीना में आईएएस से लेकर के पीसीएस बनाते थे, लेकिन वास्तव में हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं। बहुत से लोग सस्ती शिक्षा बेच रहे हैं, तो उनके ऊपर यही कहानी भी बैठती है कि हाथी के दांत कुछ और, दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। जब आप अंदर जाएंगे तो पता चलेगा कि वो तो एक ट्रैप है। फिलहाल उस पर नहीं जाएंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप 0 पैसा, एक भी पैसा नहीं दोगे, 0 पैसे से भी तैयारी कर सकते हो। लेकिन आप कैसे तैयारी कर रहे हो, इसकी निगरानी करने वाला एक मार्गदर्शक बहुत जरूरी है। आप सही दिशा में तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्या गलती कर रहे हो, कहाँ सुधार करने की जरूरत है, वो करना है। क्योंकि किताबें सबके पास है, पढ़ने का तरीका ही नहीं है, वो आपको सीखना बेहद जरूरी है। और इस चैनल ने हमेशा हर चीज साक्ष्यों पे बात किया है। पीसीएस 2023 का भी हमने प्रूफ दिया है, 24 का भी दिया है, 25 का भी दिया है, बशर्ते 25 का कुछ ही दिया था, पूरा प्रूफ नहीं दे पाया था क्योंकि समय का अभाव रहता है। 200-400 लोगों की जिम्मेदारी रहती है, तो उनका भी काम करना होता है। तो अभी मैंने सोचा कि चलो पीसीएस पेपर होने वाला है, अब कई लोगों का मैसेज भी आ रहा है, दे ही देता हूं। तो आज मैं आपको साइंस का प्रूफ दिखाऊंगा, और वो भी आधा अधूरा नहीं, 100%। मतलब 16 क्वेश्चन साइंस के आए हैं। बाकी जो आप देख रहे हो वो उसमें इन्वायरमेंट के भी हैं। कुछ क्वेश्चन लगते हैं साइंस के तो पता लगा ज्योग्राफी वो मिल जाते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के 16 क्वेश्चन साइंस के, प्योर साइंस के आए हुए हैं। उसका मैं 100% सच दिखा रहा हूं। और मैंने बोला था कोई भी पेपर दे के आओगे 150 में आपको इतना मैं दूंगा प्रूफ कि आपके कट ऑफ से 35-40 क्वेश्चन ज्यादा रहेगा, कम तो नहीं रहेगा। आज मैं साइंस का प्रूफ आपको देने जा रहा हूं, सिर्फ 2 किताबों से, घटना चक्र पूर्वावलोकन और लुसेंट। और इन्हीं किताबों की बदौलत मैंने कई बार अपना मार्कशीट तब तक शेयर किया है, आरओ का शेयर किया है। वो नंबर मेरा है जो आज तक किसी ने पाया ही नहीं है। अपवाद स्वरूप कोई होगा भी, उंगली पे एक आध दो लोग, तो मुझे पता नहीं है, और कोई हो तो बताइएगा। नहीं, इतना स्कोर किसी का हुआ नहीं है, और वो भी स्टैंडर्ड पेपर में। पीसीएस में कभी भी 105, 110 या 100 के नीचे जीएस हुआ ही नहीं है। मैंने अपना मार्कशीट तक शेयर किया है। लोग तो हवा में बनाते हैं कि कलेक्टर बन गया है, कोई आईएएस टॉप किया है, पता चला बाद में कुछ नहीं है। तो खैर उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन यहां जो बोला जाता है सब कुछ साक्ष्यों के आधार पर। आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री। पीसीएस 2025 में हिस्ट्री कहां से आया, 23 में कहां से आया था, 24 में कहां से आया था, और 26 में कहां से आएगा। तो बहुत ही आराम से इसको देखिएगा, सुनिएगा। और मेरे जो किताबों का सोर्स है प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए बताया हूं, लेकिन मैं आज मेंस पे बात नहीं करूंगा। मेंस का तो ऐसा स्ट्रेटजी बता दिया है जो आज तक किसी ने बताया ही नहीं है, और वो भी मैंने प्रूफ किया है, फिर से और अच्छे से प्रूफ कर देंगे। लेकिन जो 90% फेल हो रहे हो प्रीलिम्स में, पहले पास होना शुरू कर दो, और उसके बाद मेंस का भी धुआं कर देंगे। केवल यही किताब है मेरा सोर्स। ये है आपका 2 किताब जीएस के लिए, और ये वो अलग बात है, 7 पार्ट में है, अलग अलग खंडों में, कोई एक ही में कर दिया है, लेकिन पार्ट वाला ज्यादा अच्छा है। ये 2 किताब जीएस का, ये 2 किताब करंट अफेयर, बस ये ही मेरा सोर्स है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आरोप तैयारी कर रहे हैं, 2 किताब हिंदी का बस।
आज चूंकि जीएस की बात कर रहा हूं तो ओनली 2 बुक्स, ध्यान रखिएगा, यहीं से प्रूफ दूंगा। और इतना मैं दिया हूं पहले भी, पीसीएस 23 24 का दिया हूं, 25 का दिया था, कुछ अधूरा रह गया था, अब मैं पूरा कर दूंगा। 23 का पूरा दिया है जो निरस्त हुआ है, एग्जाम पूरा दिया है, मेंस का थोड़ा दिया है, ये भी पूरा कर दूंगा। पहले आज पीसीएस का नंबर, और नोट करके रख लेना, पीसीएस भी होगा, अभी आयोजित नहीं हुआ है, 6 दिसंबर को है, यही मिलूंगा। आरओ के लिए भी इसी चैनल पे मिलिएगा। इसलिए अभी समय है, वक्त बर्बाद मत करिए, तैयारी शुरू कर दीजिए, इसी में भलाई है। नहीं कभी तैयारी मिलती नहीं और समय कभी पूरा होता नहीं, समय हमेशा कम पड़ जाता है। इन किताबों को साफ तरीके से, स्पष्ट तरीके से देख लीजिए, इन किताबों को अच्छे से देखिएगा। ये है आपका पूर्वावलोकन साइंस वाला। बहुत से लोगों की नींद खराब होने वाली है आज, क्योंकि जो इस चैनल ने किया है आज तक किसी भी अरबपति, करोड़पति, खरबपति, चाहे यूट्यूबर हो, टीचर हो, स्वघोषित विश्वगुरु हो, किसी ने कभी नहीं बताया है जो यहाँ पे किया गया है। इसलिए बड़े बड़े लोग परेशान हैं। और आप लोग वीडियो नहीं शेयर करते हो, इतना मेहनत करते हैं, आपको क्या लगता है? मैंने बहुतों के मुंह से सुना है कि वीडियो आप जानबूझ के नहीं शेयर करते। आपको क्या लगता है विद्या बांटने से कभी घटती है? कभी नहीं, बढ़ेगा ही। एक गलत फहमी है, जिसके जो किस्मत में होगा उसको वो मिलेगा, ये तय है। आप किसी को ज्ञान दे रहे हो, आप किसी को सिखा रहे हो, तो क्या सोचते हो आपका नुकसान है उससे? कभी कोई नुकसान नहीं है। जिसको जो मिलना है वो मिलेगा, जो आपको मिलना है वो मिलेगा, और सब तय है। इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करा करिए, और जो नए मेंबर देख रहे हैं सब्सक्राइब भी किया करिए, नहीं तो आप बाद में हो सकता है चैनल ढूंढे तो आपको न दिखाई दे, है ना। बड़े बड़े माफिया देखिए, बहुत से लोग जो है, अभी मैं ये सब चीजें करता हूं ना, कमेंट में भी देखिए बहुत एजेंट घूमते हैं आजकल। हर बड़े बड़े कोचिंग ने एजेंट छोड़ रखा है कि कोई भी ऐसी चीज बताए तुरंत उसकी आलोचना करो या इस तरह करो ताकि मार्केट में बुरा नाम जाए। जबकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो धराशायी हो जाते हैं अच्छे अच्छे लोग, क्योंकि सब कुछ खोल करके प्रूफ दे रहा हूं, इसमें कोई डुप्लीकेसी है ही नहीं यार, है ना। तो ये किताब है साइंस का, इसको मैंने स्रोत बनाया है। दूसरी किताब है, ये है लुसेंट बाबा, ठीक है, लुसेंट। बस इसके अलावा तीसरी किताब है ही नहीं, 2 किताब ओनली। आइए, पीसीएस का पेपर अगर किसी के पास हो तो रखा होगा, खोल लीजिए। साइंस का आज मैं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, साइंस का प्रूफ मैं दे रहा हूं। 16 क्वेश्चन है और 16 में 16 क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, यानी 100%, ठीक है। और कॉपी पेस्ट का उम्मीद मत करिएगा, दाहिने बाएं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहेगा। तब भी मैं बहुत कुछ कॉपी पेस्ट 90% से ऊपर, 90 नहीं 95% कॉपी पेस्ट ही दिखाऊंगा। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं, श्री गणेश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा या से कथन सही है या है? रक्त प्लाज्मा और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। रक्त प्लाज्मा और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति रक्त को ललिमा युक्त यानी लाल, रेड बनाती है। क्या ये दोनों आंसर सही है या गलत है? तो जाहिर सी बात है दोनों सही है। बात करते हैं यहां इजी टफ की बात ही नहीं है, बात यह है कि ओवरऑल अगर हमारा कट ऑफ जा रहा है 90, 92, 88 या 94, तो वो ये किताब पूर्ति कर रही है कि नहीं, एक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, उसका ध्यान रखिएगा। दोनों सही होगा तो कहां है? ये है घटना चक्र का पेज, और यहां पे नोट्स भी दिया है। तो कुल रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है, शेष भाग रुधिराणु होता है। ये चीजें आपने देख लिया, ये तो नोट्स की है। और क्या क्या देखना है, हीमोग्लोबिन के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। हिम नामक लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है जो इसे ललिमा युक्त यानी लाल रंग प्रदान करता है। तो जाहिर सी बात है लाल रंग होगा। क्वेश्चन के रूप में देखना है, आपको आगे दिखाऊंगा। ऐसा क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है क्या
बिल्कुल डायरेक्ट इनडायरेक्ट। रुधिर वड़िका के संदर्भ में क्या होता है, इसमें लव होता है, लाल रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, रक्त में वाहक होता है। 4 ऑप्शन है, इसमें क्या सही है आपको बताना है। तो जाहिर सी बात है 3 नंबर गलत है, बाकी 1 2 4 सही है। व्याख्या को पढ़ते हैं हम लोग, एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं, तो यहां भी वही सारी चीजें दी गई है। प्लाज्मा पाई जाती है, शेष रुधिराणु पाई जाती है ना, कोशिकाएं भी होती हैं, वो भी मिल जाएगा आपको, बाकी अन्य चीजें पाई जाती हैं। लाल रंग का कारण क्या होता है, कौन इसको लाल रंग बनाता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, लाल रुधिराणु पाई जाती है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है, सब कुछ तो दे रहा है जो रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। क्लियर, दोनों आंसर 100% क्लियर। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, पढ़ना तो है नहीं, कहां से आया, नोट्स के पीछे भागो, बड़े बड़े लोग बताए हैं तो बड़े लोग सही बताए होंगे, ऐसा धारणा बना रखे हो कि जो है वही है, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का रंग होता है किसके कारण, हीमोग्लोबिन कारण होता है ना। यहां पे पढ़ोगे तो इनडायरेक्टली आपको यहां से भी जानकारी मिल रही है और एक साथ कई चीजें मिल रही हैं, है ना। चलिए, रक्त में कार्य क्या है, रक्त का शरीर में वगैरह वगैरह कई तरीके का है। ये तो हो गया घटना चक्र। लूसेंट की बात करें तो यहां भी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी कि प्लाज्मा होता है रक्त में, रक्त 2 प्रकार पदार्थ पाए जाते हैं, प्लाज्मा होता है, रुधिराणु होता है ना, और क्या क्या, और आपको डिटेल में यहां से जानकारी मिल जाती है। ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है, प्लाज्मा का कार्य क्या है ना, सब कुछ दिया है, और लाल रक्त के बारे में दिया है, तो क्या नहीं दिया है, और हिम के बारे में भी दिया है ना। तो आपको लूसेंट में भी नॉर्मली मिल जाएगा, दोनों ही चीजें एकदम सही है, कोई उसमें डाउट फिलहाल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण को उनकी आवृत्तियों को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, चाहे घटते क्रम में व्यवस्थित करने हो चाहे बढ़ते क्रम में, आपको ध्यान रखना है पहले पे कौन आएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, घटता पूछे बढ़ता पूछे उसी प्रकार से घुमाना है। कई बार आ चुका है, ठीक है, कई बार आ चुका है। प्रूफ की बात करें तो यहाँ पे किसकी लंबाई अधिक होती है, जब इस प्रकार से पढ़ेंगे चीजों को तो देखेंगे यहाँ पे शुरू हो जाएगा रेडियो तरंग, माइक्रोवेव, और रक्त विकिरण, दृश्य प्रकाश, परावैगनी विकिरण, एक्स किरण, गामा किरण। स्पष्ट है कि रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक और गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। तो यहाँ घटते क्रम में पूछा है तो जस्ट उल्टा कर दो, क्या करना है, सब कुछ क्लियर है, एकदम स्पष्ट है ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं सर, उसी तरह का कुछ क्वेश्चन दिखाइए, मजा नहीं आ रहा है। यहां भी देखो बार बार दिया है, तो बार बार जितनी बार पढ़ोगे उतना अच्छा तैयार होगा, पढ़ोगे ही नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। और एक बार पढ़ने से जादू नहीं होने वाला है, नोट करके रख लीजिएगा। ये देखो एक्स किरण, दृश्य किरण, अवरत किरण, ये भी तो कर रहा है, यहाँ बढ़ते क्रम में कर दिया, वहां घटते क्रम में पढ़ दिया। एक तरफ से पढ़ लो, पहले नंबर रेडियो है, लास्ट में गामा है, तो बीच में कौन कौन है, सीरियल बना करके दिमाग में बैठा लो, फिर पूछो चाहे जैसे यार, है ना, आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है और आपके आरोपी में भी पूछा गया है, फिर से दे दिया यहाँ पे चारों का, ऐसे सब पढ़ लीजिए। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। आप यहाँ पे आओगे, लूसेंट में है, दिया तो सब कुछ है, इसी में थोड़ा सा परिसर वगैरह ऊपर नीचे है, तो यहाँ पे आपको व्यवस्थित करना पड़ेगा। घटना चक्र में आपको व्यवस्थित तरीके से दे दिया है, सिंपल सी बात है। लूसेंट में भी है, दोनों किताब पढ़ना है, पढ़ते रहोगे, रिवाइज भी होगा, बार बार आपका वो भी होगा। बेकिंग सोडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है या नहीं है, नहीं तो है ही नहीं, यहाँ पे सही है या है, एक कोई सही है या दोनों सही है। यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यह अग्निशामक यंत्र में प्रयुक्त होता है। तीसरा क्वेश्चन, क्या ये दोनों सही है या गलत है, आइए देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। हाँ, आंसर अगर आप तो दोनों सही है, आइए प्रूफ करते हैं दोनों सही है कि नहीं है। ऐसा कोई क्वेश्चन पहले है, आया था कि नहीं आया था, आइए बात करते हैं।
तो यहाँ पर आप देखोगे कई तरीके के क्वेश्चन आए हैं, वो चाहे आईएएस में हो, चाहे पीसीएस में हो, चाहे आरओ में। हमको तो फायदा उठाना है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा जिसे बेकिंग सोडा कहा जाता है कि जाना जाता है। अग्नि शामकों में पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। अगला ऑप्शन है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा से सही है? तो 2 और 3 यहाँ पे सही है। पहला वाला गलत है। क्यों गलत है भाई? क्योंकि नाम क्या दिया है यहाँ पे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पे क्या दिया है? निर्जल सोडियम कार्बोनेट। अब नीचे पढ़ो, नीचे अच्छे से पढ़ो। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। इसका प्रयोग बेकरी उत्पादों में किया जाता है। जो खाने पीने की चीजें बनती हैं वहां भी इसका प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। जबकि निर्जल सोडियम कार्बोनेट धोने वाला यार, साबुन सरफ वाला है। ठीक है, अग्निशामकों में इसका प्रयोग होता है। यस, बेकिंग सोडा खाने वाले सोडा का प्रयोग होता है। एकदम क्लियर प्रूफ हो गया। आइए, किस लिए परेशान हो रहे हो? सब कुछ यहीं पे दिया हुआ है। अब लो, हमको सर सेम नाम चाहिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्यों नहीं दिखाए आप? यहां आपने बेवकूफ बना दिया। यहां तो नहीं लिखा है, यहां तो सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा है। और ऑप्शन में सर तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा है। बड़ा कंफ्यूज। अरे वही नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट को ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। सेम टू सेम नाम भी देख लो। आओ, क्या प्रॉब्लम है? ये देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र भी ध्यान रख लो, कभी पूछ दिया। बिहार में खूब पूछता है, बिहार में खूब पूछता है इसको। और बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा है ना। ठीक है, लो भैया फिर से देख लो बेकिंग सोडा का नाम। सोडियम बाइकार्बोनेट की जगह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट छत्तीसगढ़ में पूछा हुआ है। अब क्या लोगे? देखो, यहां राजस्थान में सोडा का सूत्र ही पूछ दिया, बिहार में भी पूछता है। तो हर तरीके से तैयार रहो बाबू। खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट पेट की अम्लता को दूर करने अग्नि शामक यंत्रों में इसका प्रयोग होता है। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, 100%। और धोने वाला सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है, कोई डाउट नहीं है। ये है लुसेंट। लुसेंट बाबा के बारे में और बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4। एक सामान्य 70 किलो के व्यक्ति में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों का विचार करना है, इन्हें सही बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। सोडियम, पोटेशियम, तांबा, लोहा। बहुत मुश्किल सवाल आ गया क्या? कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। इसका है ऑप्शन 3। और ध्यान रखना, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी सबसे कम कौन पाया जाता है। तो कैसे पता करें सर सबसे कम? अरे पढ़ना पड़ेगा, और कैसे पता करना पड़ेगा, है ना। तो तांबा जो है सबसे कम पाया जाता है। आपको कैसे पता? अरे पता है, पढ़ा हूं इसलिए पढ़ा हूं। तो 3 वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगर थोड़ा सा जानकारी रहता तो 2 ऑप्शन ऐसे काट देते, नहीं रहता तो तांबा के बाद आपका आएगा लोहा, क्योंकि पोटेशियम सोडियम इसकी अपेक्षा ज्यादा है। आइए सीधा क्रम ही दिखाते हैं, ज्यादा समय नहीं लगाना है क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबा बन जाता है। अब अगर यहाँ पे पढ़ोगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं, कौन कौन सी ज्यादा पाई जाती है, लेकिन व्यवस्थित तरीके से सारी चीजें जरूरी नहीं है मिल जाए। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से क्या पाया जाता है? तो यहाँ तो ऑक्सीजन दे दिया, ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। इस तरह की चीजें बार बार पढ़ा करो, ठीक है। सबसे कम फास्फोरस पाया जाता है। ओवरऑल क्या पाया जाता है ना। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन नहीं है, उसके बाद कौन सा अधिकतम पाया जाता है पूछ लिया है। तो सीरियल बनाओ, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन तीसरा, नाइट्रोजन चौथा, कैल्शियम। तो अब जो इसमें ऑप्शन दिया है लोहा, फास्फोरस, सोडियम की अपेक्षा तो कैल्शियम ही ज्यादा है, फास्फोरस के बाद भी नंबर आता है। तो इस प्रकार से क्रम बनाते हुए पढ़ते रहो। लुसेंट बाबा में आ जाओ, पूरा एकदम साफ साफ लिखा हुआ क्रम। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, लोहा के बाद अन्य तत्व में ही कॉपर, तांबा आ जाएगा बच्चा। इसका चूंकि 0.004 तो लोहा ही है। अब सोचो अन्य तत्व कितना कम होगा।
तो उसी अन्य तत्व में तांबा कॉपर भी आता है। इस प्रकार से यहां से अगर अच्छे से पढ़ोगे सीरियल बना के तो पूछो भैया, चाहे बीच से उठा के 4 नाम दे दो, ऊपर से दे दो, नीचे से दे दो, मैं कर लूंगा। ए है लुसेंट बाबा। आइए 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। मानव त्वचा से पसीने का वाष्पीकरण शरीर की गर्मी को नष्ट कर देता है। गर्म दिन में उच्च आर्द्रता से परेशानी बढ़ जाती है। कोई डाउट है क्या? हाँ सर, डाउट है कि कौन सा करें, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, या ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। यही हमको तो बार बार आता है सर, इसी को समझ नहीं पाता है। क्या नहीं समझ पाता है? अगर इसका समर्थन एक कर रहा है या कारण इसका बना हुआ है, यही कारण है जिसके कारण झगड़ा हो रहा है, तब तो आपका उत्तर बी हो जाएगा। अगर ऐसा लगे नहीं, बात तो यार दोनों सही कर रहे हैं लेकिन मेन झगड़े का जड़ ए नहीं था, अगर ये आपको पता है तब आप कहोगे सर बात तो दोनों सही है यार लेकिन समर्थन नहीं करता है। बात तो दोनों सही है लेकिन जो कहानी बताया जा रहा झगड़े का वास्तव में वो नहीं था, झगड़ा तो कुछ और था। यही सेंस लगाना है, कॉमन सेंस की बात है। थोड़ा स्मार्टनेस पढ़ाई करा करो, कॉमन सेंस से सोचा करो, ठीक है। इसके बारे में मैं और बाकी वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं बात करता हूं कि दोनों सही है कि नहीं सही है। बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है, ठीक है। बात तो दोनों सही है लेकिन आंसर इसका सी सही है, व्याख्या नहीं करता है। गर्मी के दिन में उच्च आर्द्रता से परेशानी बढ़ती है, बिल्कुल सही है। मानव त्वचा से पसीने का वाष्पीकरण शरीर को गर्मी नष्ट कर देता है, यानी ठंडक प्रदान करता है। जब पंखा चलता है, एसी चलता है, पसीना सोख लेता है तो हमको ठंडक मिलता है। लेकिन उसके पीछे क्या कारण है? पसीने का वाष्पीकरण, न कि ये कारण है, ठीक है। अगर ये कहता मानव त्वचा में पसीना सोखने से गर्मी नष्ट होता है या ठंड लगता है और इसके पीछे वाष्पीकरण क्रिया है, तब तो भाई ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। लेकिन यहां बात दोनों सही है लेकिन समर्थन नहीं करता, इसलिए ऑप्शन सी आंसर है। और ऐसा बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, पसीने का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है? ये तो चलो तापमान नियंत्रण के लिए होता है, ये सब चीजें हो गया। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। जब वाष्पीकृत होता है तभी हमको आराम यानी ठंडा महसूस होता है। गर्मी के मौसम में हमारे शरीर से पसीना अधिक निकलता है, पंखा चलने पर पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है जिससे शरीर में ठंडापन उत्पन्न होता है और आराम महसूस होता है। अगर यही चीज कारण में दे देता कि वाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा शरीर से वाष्प होकर के या वाष्पीकृत होकर के पसीना उड़ जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, तब हमको ठंडा महसूस होता है, तब हो जाता है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। लेकिन वहां पे तो दूसरी चीज दे रहा है, दूसरा स्टेटमेंट वो भी सही है कि भाई गर्मी में तो उष्णता होती है ना। क्या दिया है? उष्णता होती है, तीक्ष्ण मौसम होता है, उमस वाला मौसम होता है, वो भी सही है। चलो ऊपर क्या जाए, कॉमन सेंस का क्वेश्चन यही तो है। गर्मी के दिन में उच्च आर्द्रता से परेशानी बढ़ती है, जाहिर सी बातें बढ़ती है, उसमें क्या है। तो इस प्रकार से आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये क्वेश्चन रहा। अब बात करते हैं मछली वाला। डॉल्फिन और वेल ब्लोहोल्स के माध्यम से सांस लेती है। आपने बहुत बार सुना होगा, अगर देखा होगा डिस्कवरी वगैरह में तो भी आपको पता होगा। केचुए अपनी त्वचा के माध्यम से सांस, नहीं सर हमने मेढक पढ़ा था, मेढक तो त्वचा से सांस लेते हैं और कुछ जो है बड़े मेढक आते हैं जब जमीन पे तो गलफड़ से लेते हैं, ये सब चीजें पढ़ा था। केचुआ भी अपनी त्वचा से सांस लेता है, कोई डाउट ही नहीं है। इसका दोनों ही स्टेटमेंट सही है। 6वां क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा। डॉल्फिन और वेल्स का स्पष्ट रूप से ब्लोहोल्स तो इन किताबों में नहीं मिला है, लेकिन कहीं न कहीं हो सकता है आगे मिल जाए। केचुआ वाला तो आपको हर जगह मिलेगा, लेकिन ये आपने सुना है कॉमन सेंस से तो कर सकते थे। फिलहाल चलो आगे बढ़ते हैं, इसका देखते हैं केचुआ क्या है। केचुआ भाई श्वसन प्रायः त्वचा के द्वारा होता है, कुछ जंतुओं में क्लोम के द्वारा ही होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
यहां पर केचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं, नेत्र नहीं होते हैं इसके। अच्छा, केचुआ वाला एक और आया है जी, जोड़ी वाला, 4 जोड़ी वाला, ये कौन सा है? ये तो त्वचा के माध्यम सांस लेते हैं, ये तो क्लियर है ही। ठीक है, ये केचुआ के बारे में ही, जैसे यहां देखो केचुआ है, त्वचा के द्वारा सांस लेता है, एकदम क्लियर है, इसमें क्लोम नहीं होता है, अपवाद है वो। ठीक है, केचुआ त्वचा के द्वारा सांस लेता है, एकदम क्लियर है। और ये जो हृदय वाला है ये आगे मिलेगा। और बहुत से कीटों के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। अपनी त्वचा से सांस लेता है, तो ध्यान रखिएगा, मेढक भी लेता है और केचुआ भी लेता है, ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ पे देखो, मेढक उभयचर जंतु है, पानी जमीन दोनों पर रह सकता है ना। और स्थल पर देखो, वयस्क जो मेढक होते हैं वो फेफड़ों द्वारा भी श्वसन करते हैं। चलिए, ब्लू व्हेल्स पृथ्वी पर पाया जाने वाला बड़ा स्तनपायी जल जीव है ना। और ये डॉल्फिन फाल्फिन सब है। बैटरी भी जाने वाली है हमारी, क्या बताऊं। पुरुषों और महिलाओं की आवाजें अलग अलग होती हैं। पुरुषों और महिलाओं में वोकल कार्ड की लंबाई और मोटाई अलग अलग होती है। क्या ये सही है? क्या ये क्वेश्चन आपने पहले कभी पढ़ा है? बिल्कुल सही है, और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बिल्कुल दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, सही व्याख्या भी करता है। आइए प्रूफ की बात करते हैं, देखते हैं प्रूफ है कहीं या फर्जी बोल रहे हैं हम, है ना। तो इस प्रकार से देखते हैं, और कहा देखते हैं, तारत्व, तिछड़ता को ही तारत्व कहा जाता है, पिच। ठीक है, सामान्यतः एक महिला की आवाज एक पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्त की तथा अधिक तीखी होती है, कोई डाउट ही नहीं है। और एक क्वेश्चन भी डायरेक्ट आ चुका है, ऐसा थोड़ा बहुत शब्दों का हेर फेर होता है। ठीक है, आवृत्त अधिक है, इसका अर्थ है ध्वनि तीखी होगी, ये सब कारण बताया हुआ है। ठीक है, तो महिला की आवाज एक पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्त तथा अधिक तीक्ष्ण या तीखी होती है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सी चीजें साफ साफ लिखी हुई हैं। ठीक है, पढ़ने से आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, अम्ल और क्षार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा क्या है यार? 7 से अधिक हो, 7 क्या है? पानी क्या होता है? पानी को उदासीन बोलते हैं, उदासीन, न्यूट्रल। 7 से अधिक है तो क्या हो जाएगा? क्षारी या अम्ली? अरे क्षारी हो जाएगा। 7 से कम है तो क्या हो जाएगा? अम्ली हो जाएगा। इसमें क्या है? क्षारी विलयन का पीएच 7 से कम होता है। गलत दे रहा है, सही दे रहा है? तो जाहिर सी बात है कि गलत दे रहा है। ठीक है, अम्ली विलयन 7 से अधिक पीएच होता है, क्या हो गया? गलत हो गया। 7 से अधिक है तो क्षारी, 7 से कम है तो अम्ली। ठीक है, तो दोनों गलत है, तो पहला ऑप्शन हो गया। ठीक है, और ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है जी, हर जगह मौजूद है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, शुद्ध जल का उदासीन माना जाता है, इसका पीएच मान 7 भी होता है। वर्षा का पानी सबसे शुद्ध होता है, 7 से कम होने पर विलयन अम्लीय एसिडिक होता है, 7 से अधिक होने पर क्षारी होता है। अब क्या लोगे? और एक जगह, बहुत जगह दिया हुआ है, लगातार दिया हुआ है ना। यहां भी देखो, अम्ली वह विलयन जिसका पीएच मान 7 से कम होता है अम्ली होता है, 7 से अधिक होता है क्षारी होता है। कितनी बार देखोगे? हर जगह दिया हुआ है, हर जगह मिलेगा, लूसेंट में भी मिलेगा, घटना चक्र में भी मिलेगा। किसी विलयन पीएच मान 7 कम होने पर क्या होता है, 7 से कम क्या होता है। यहाँ पे और विस्तार दे दिया, कभी समुद्री जल का पूछ दे तो ध्यान रखना। अरे भाई, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और हर परीक्षा में आता है। आइसोटोप समस्थानिक के संदर्भ में क्या सत्य है? समान परमाणु क्रमांक किंतु अलग। क्या जी कट गया है क्या? मैं पढ़ के बता देता हूं क्या होता है। बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, मैं पेपर में ही देख लेता हूं कौन सा 9 नंबर क्वेश्चन है। तो 9 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया भैया? एक तो मिलता भी नहीं ना सब। हाँ मिल गया, नहीं यार नहीं मिला है, आगे है कहीं। साइंस मिल गया। क्वेश्चन है समस्थानिक आइसोटोप के संदर्भ में कौन सा से कथन सही है? पहला है समान परमाणु क्रमांक किंतु अलग अलग। इसमें भी कट गया है, पेपर में भी कट गया है, इसलिए कहता हूं पेपर लेके बैठा करिए।
ये क्वेश्चन कई बार आ गया है। परमाणु भार समान किंतु क्रमांक अलग, है ना। इसमें प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम क्या क्या समस्थानिक होता है ना। ये सब चीजें मैं अभी दिखाता हूं, साफ साफ दिख जाएगा। तो क्या इसमें कोई गलत है क्या? कौन सा गलत है? दूसरा गलत है, क्योंकि इसमें 3 चीज जो दे दिया है वही गलत है। ठीक है, पहला केवल सही है, अर्थात आंसर है इसका केवल बी। आइए देखते हैं प्रूफ। प्रूफ की बात करोगे भैया तो कई बार आया है। यहां भी देखोगे समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान को समस्थानिक कहते हैं, यानी आइसोटोप कहते हैं। ये तो नोट्स वगैरह में भी दिया है, हर जगह दिया है। इनमें क्या क्या होता है? ड्यूटेरियम, ट्राइटेनियम, और यहां पे क्या दिया था दूसरे ऑप्शन में? ट्रिटियम या ट्राइटियम तो दिया है, लेकिन प्रोटियम नहीं होता है। और दिखाऊंगा, अभी परेशान न हो, ये तो शुरुआत में ही हो गया। आइए यहां भी देखिए कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। इसका उत्तर क्या है? परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है, वही समस्थानिक होता है। ठीक है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप पढ़ोगे तो बहुत सी चीजें आपको मिलती हैं। ठीक है, आइए। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक आइसोटोप कहलाते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन आया, बहुत बार, अनगिनत बार, है ना, अनगिनत बार आया है। ठीक है, बहुत बार आया हुआ है। अब यहां पे देखो क्या क्या होता है। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक में ट्राइटेनियम 2 न्यूट्रॉन होता है ना। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। तो क्या क्या होता है? टाइटेनियम, ड्यूटेरियम, ये तो देखा ना, प्रोटियम नहीं होता है, साफ साफ जो लिखा है। ठीक है, और एक चीज लुसेंट में भी दिया है, आओ देखते हैं। प्रोटियम किसको कहते हैं? शेष हाइड्रोजन परमाणु में 2 समस्थानिक होते हैं। प्रोटियम को इसमें समस्थानिक में नहीं होते हैं, ये अलग कर दीजिए। शेष हाइड्रोजन परमाणु में 2 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन सा? ड्यूटेरियम 1, ट्राइटियम, ठीक है, जिसमें 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। यही तो ऊपर बोला हूं, कोई उर्दू भाषा में बोला हूं क्या? यही 2 होते हैं, और प्रोटियम जो दिया है वही नहीं होता। क्वेश्चन देख लो, यहां पे दिया हुआ है यार, है ना। बैटरी भी जाने वाली है, क्या करूं, कहां गया? हाँ, ये तो प्रूफ वाला है क्वेश्चन, यहां है ना क्वेश्चन। ये प्रोटियम दिया, ये नहीं होता। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम होता है, बस काम खत्म। 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलो 10 नंबर की बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? थोड़ा ऊपर नीचे कर दिखा। केचुआ वाला फिर से आ गया, देखो। केचुए के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? केचुए मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, इन्हें किसानों का मित्र, हमारा मित्र कहा जाता है। अरे किसान का मित्र हमारा भी मित्र है, और बहुत कुछ कहा जाता है। कई बार आ गया। केचुए में 2 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं। अभी तो ऊपर भी सर ने बताया 4 जोड़ी पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 4 जोड़ी। तो दूसरा तो वैसे गलत हो गया, पहला एकदम राइट आंसर है। आइए देखते हैं, हूबहू क्वेश्चन आया हुआ है, पढ़ोगे। 10वां क्वेश्चन का प्रूफ है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा फास्ट चलेंगे। श्वसन त्वचा द्वारा होता है, ये है केचुआ। देखो केचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं, ना कि 2 जोड़ी। एकदम क्लियर। ये घटना चक्र में 4 जोड़ी 2 जोड़ी नहीं मिल रहा है स्पष्ट रूप से, लेकिन लुसेंट बाबा में मिल गया। क्यों कहता हूं लुसेंट लगाने के लिए? इसका वैल्यू समझ जाओ, अभी और वैल्यू समझाऊंगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना। 4 जोड़ी होते हैं, 2 जोड़ी नहीं होता है। अब दिमाग मत लगाइए कितना पतला होता है, 4 जोड़ी कैसे हृदय होता होगा बेचारे में, ये सब नहीं। केचुए खेती के लिए अच्छे नहीं होते हैं। अरे भाई क्यों नहीं अच्छे होते? केचुए मिट्टी को महीन कणों में बदल देते हैं, बिल्कुल नरम बना देते हैं, इसीलिए तो दोस्त कहा जाता है। किसानों का काम आसान कर देते हैं। और क्या क्या कहा जाता है? क्या और कुछ कहा जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर भी कहा जाता है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो, कहा जाता है। कहीं पढ़े होगे, मिलेगा अभी। हाँ, मिल गया। केचुए मिट्टी के निर्माण, इसकी उत्पादकता में वृद्धि में विशेष योगदान देते हैं, इसलिए इन्हें पारिस्थितिकी का तंत्र का इंजीनियर कहा जाता है।
किसानों का मित्र भी कहा जाता है, तो बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, हृदय वाला घटना चक्र में नहीं है, तो क्या हुआ, क्यों कहता हूं जीसी प्लस लूसी, इसीलिए कहता हूं बूंद बूंद से घड़ा जैसे भरता है, वैसे एक एक क्वेश्चन से आपका कट ऑफ निर्धारित होता है। पढ़ना सीख लो भैया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका 10वां क्वेश्चन हो गया। कृषि का भूमिका कृषक या जोतने वाला किसको कहा जाता है, केचुए को कहा जाता है। भूमिका कृषक, प्राकृतिक हलवाहा, किसानों का मित्र, सब कुछ कहा जाता है केचुए को, है ना। चलिए, केवल मछली मारने के लिए केचुए का प्रयोग किए हो तो मत सोचना कि मछली फंसाने के लिए कांटे में लगा करके, है ना, बचपन में बहुत सुलग लगाए होंगे, नहीं, उसके लिए नहीं, केचुआ बड़ा काम करता है। निम्नलिखित कौन दो बायोगैस के प्रमुख घटक है, इसमें क्या है यार, ये क्वेश्चन कोई कठिन है, कितनी बार पूछा गया है। बायोगैस, गोबर गैस जिसको कहते हैं, तो मीथेन तो नंबर 1 पे रखना चाहिए ना तुमको भाई, और क्या कार्बन डाइऑक्साइड में कंफ्यूज हो, हैं? 1-3 होगा क्या, यही होगा ही, इसमें डाउट क्या है, ब्यूटेन इसका बायोगैस का थोड़ी ना है। आओ क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन पूरा दिख ही रहा है, तो कहाँ गया क्या है, इस तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना। तब भी क्वेश्चन में ऑलरेडी हमने ये सब पता है, आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट का है ही नहीं, फिर भी क्लियर कर ही देते हैं, नहीं कहोगे कि सर कुछ गलती बता दिए क्या, एकदम गलत। आयोग का ही आंसर बता रहे हैं हम, तो अपना आंसर जो बता रहे हैं, चूंकि आयोग का भी आंसर की तो आ ही गया है ना। कहाँ गया, मिले तब तो, जल्दी मिलता ही नहीं हमको। क्वेश्चन नंबर 11 है ना, यहाँ 12 आ गया, कहाँ गया, हाँ मिल गया। हाँ, आयोग ने जो आंसर दिया है 1-3 दिया है, और क्या देगा आयोग, हर चीज, अरे 2-4 क्वेश्चन हो जाता है कभी कभी विवादित, ऐसा थोड़ी ना घर से ला करके आंसर दे देगा। 1-3 कोई डाउट ही नहीं है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस, एक खाना बनाने वाली गैस कहते, इसकी बात ही मत करो अभी फिलहाल। हाँ, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस, बायोगैस की बात कर रहा है भाई। बायोगैस का मुख्य घटक, ध्यान रखना, मुख्य घटक सबसे पहले अगर चारों में केवल एक आंसर मानना होगा तो मीथेन को ही मानना, मीथेन के साथ तब कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। जाहिर सी बात है कि लगभग 50 से 75% मीथेन होता है, उसके बाद क्या होता है, सब कुछ साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है ना। सेम वही क्वेश्चन है क्या भाई, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन, अब मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड बायोगैस मुक्त होती है, साफ साफ दिया रहा है, यहाँ दे रहा है गोबर गैस या बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत 50 से 75% होता है, जाहिर सी बात है इसके बाद ही कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे नंबर पे आता है। कोई डाउट, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है ऐसे पूछ देगा तो पहले मीथेन को, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तब भी मीथेन आप चुनोगे, और ऑप्शन कई वाला रहेगा तो जाहिर सी बात है कि आपको मीथेन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड चुनना है। साफ साफ 20 बार आ चुका है, ये कोई बात है क्या, है ना। चलो काम खत्म। इसी प्रकार सिलेंडर फिलेंडर और गोबर गैस वगैरह सबका दिया हुआ है, लूसेंट में भी दिया, हर जगह दिया है, आसान है, इसमें क्या बात करना है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। निम्नलिखित में गैस हवा से हल्की है, हाइड्रोजन, क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हीलियम। हीलियम हवा, आपने सुना होगा हीलियम गुब्बारे में भरा जाता है, अगर ये हवा से हल्का न रहे तो उड़ेगा कैसे, दबा देगा पकड़ करके। हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फर क्लोराइड, कोई सवाल ही नहीं उठता है, मूल गैस भी नहीं है ना। इसका उत्तर केवल 3 होगा, ठीक है। हवा से हल्की, और क्या, हाइड्रोजन भी होती है, कई गैसें हैं जो हवा से हल्की होती हैं, बशर्ते इसमें क्या ऑप्शन है इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। बहुत सारे जगह आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस, यहाँ कंफ्यूजन नहीं है, पागल नहीं होना है कि हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इसके चक्कर में फंसे पड़े हैं। कुछ चीजें उलझाऊ बना देता है, लेकिन कॉमन सेंस की बात है, एक कॉन्फिडेंस से आता है जब आप पढ़ते हो तो। हीलियम होगा नो डाउट। आइए प्रूफ देखते हैं। सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, भरी तो हाइड्रोजन भी जाती है, लेकिन मैक्सिमम हीलियम भरी जाती है। क्यों भरी जाती है, क्योंकि यह हवा से वायु की हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील होती है तथा वायु की ऑक्सीजन के साथ विस्फोटक क्रिया करती है। हीलियम गैस क्या होता है, गुब्बारा को उठाने की शक्ति हाइड्रोजन गैस की तुलना में 92% भाग ही है, परंतु हीलियम गैस के अक्रिय, अज्वलनशील और वायु से हल्की है। कहां सर वायु से हल्की कहां लिखा है, आप झूठ बोल रहे हैं।
अरे तो जरूरी थोड़ी ना हर कहानी एक ही पेज में लिखा हो, अलग अलग जगहों पे अलग अलग मिल जाता है। आओ दिखाते हैं। हाँ, ये क्या लिखा है? हीलियम अज्वलनशील हल्की गैस है। इसका उपयोग मौसम प्रेक्षण के लिए गुब्बारों भरने में किया है। फिर यहाँ सर नहीं मिला, हवा से हल्की है। नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। आओ मिलाते हैं। सब कुछ एकदम कॉपी पेस्ट चाहिए, है ना? बहुत जगह दिया है, हल्की ही है, हवा से हल्की है तभी उठती है, नहीं तो हवा ही दबा देगा, उठने ही नहीं देगा, है ना? तो बहुत जगह ये सब चीजें आपको मिलेगी। कहा गया जी, कहीं एकदम साफ साफ लिखा था, नजर सामने नहीं आ रहा है। ये भी लिखा था साफ साफ कि हवा से हल्की होती है। चलो ढूंढ लेना, बता दिया राज की बात, जाके ढूंढ लेना, हर चीज हमें नहीं, बैटरी भी आप हो जाएगा फिर। चलो 13 नंबर क्वेश्चन। चांदी की वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क के आने पर काली हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? हमने देखा है काली होते हुए, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है? क्या इसमें सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग के कारण होता है? यस, दोनों रीजन सही है, एकदम सही है। और एक कथन और कारण में भी ध्यान रखना, कथन और कारण में भी आ जाए तो आप आंसर मारोगे। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि रीजन यही लिखा हुआ है, सिल्वर सल्फाइड का कोटिंग, इसी के कारण काली पड़ जाती है चांदी की वस्तुएं। अब यहाँ पे उस तरह नहीं है तो हाँ दोनों सही है कह के आगे बढ़े। अरे सर ऐसे कैसे कह दिए, कुछ बताए बताए है नहीं? अरे बता रहे हैं, रुक जाओ, बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, कुछ भी नहीं है। चांदी की वस्तुओं का काली हो जाना कारण क्या है? संक्षारण का उदाहरण है वो तो ठीक है। लोहे में जंग भी लग जाता है तो भारी हो जाता है। तांबे की सतह पर हरे रंग की परत चढ़ जाता है, ठीक है। और चांदी की वस्तुएं क्या हो जाती है? काली हो जाती है। ये तो क्लियर हो गया ना कि काली हो जाती हैं। अरे बाप रे, लोहे में जंग लगने से बना, इसके पीछे कारण क्या है? पदार्थ क्या है? फेरिसोफेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। ले लोहे का कारण है, सबका अपना अलग अलग कारण होता है। तांबा का अलग कारण होता है ना? तो भाई हमसे तो पूछा गया है सर सिल्वर, सिल्वर माने चांदी, सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड की परत बनाने के कारण होता है। क्या लोगे? 100% दोनों आंसर दिया है कि नहीं दिया है? लुसेंट बाबा को इसीलिए कहते हैं लगाने के लिए। ये चीज आपके घटना चक्र में नहीं मिला तो लुसेंट से कवर करो, इसीलिए बोलता हूं दोनों किताब जरूरी है। साफ साफ सिल्वर सल्फाइड दोनों ऑप्शन को प्रूव कर दिया। अरे भाई क्वेश्चन देखा नहीं क्या? यही तो बोल रहा है कि ऐसा सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग के कारण होता है, चांदी की वस्तुएं हवा में आने पर काली हो जाती है। यही तो दोनों दिया है, यही तो दिखाया मैंने, साफ साफ दिया हुआ है, कोई डाउट ही नहीं है ना? एक्स्ट्रा भी दिखा दिया। कोटिंग मतलब परत, सिल्वर सल्फाइड कारण है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर किसका आएगा बारी? बैटरी रुक जाओ भाई, 2 मिनट और बस हो जाएगा। यहां भी दिया है, घटना चक्र में थोड़ा बहुत हिंट दिया है, स्पष्ट रूप से आपको वहां मिलेगा। 14 नंबर, प्रोटीन के पाचन के लिए अमाशय में निम्नलिखित कौन सा एंजाइम निकलता है? काइमोटिप्सिन, टिप्सिन, पेप्सिन निकलता है। भाई कई बार आ चुका है आंसर, कई बार आ चुका है क्वेश्चन। आंसर तो तब आएगा जब आप पढ़े रहोगे, ठीक है। आओ दिखाते हैं। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू हो जाता है? तो ठीक है, अच्छी बात है, मुंह से शुरू हो जाता है, यहां से शुरू हो जाता है, ठीक है। अमाशय पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को छोटे पॉलीपेप्टाइड और उनके घटक एमिनो अम्लों में विघटित करता है, ठीक है। तो क्या है? पेप्सिन भैया, पेप्सिन साफ साफ दिया जा रहा है, ठीक है। और ये हर जगह है, बहुत आसान है, कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो आपका इसमें भी दिया हुआ है। ये क्या है? लुसेंट का पेज है। यहाँ पे अमाशय में निकलने वाली जठर रस के एंजाइम दो होते हैं, पेप्सिन होता है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन साफ साफ था,
प्रोटीन के पाचन के लिए, तो प्रोटीन के पाचन के लिए क्या है, पेप्सिन है। ठीक है, साफ साफ दे तो रहा है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, आमाशय में प्रारंभ हो जाता है। कौन करता है, पेप्सिन करता है। यहां भी देखो अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, तो साफ साफ आप देख सकते हो लुसेंट में ये चीज है, साइंस घटना चक्र में भी है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को खंडित कर सरल पदार्थों पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है ना। और सारी जानकारी भी एक्स्ट्रा है, इन सबसे पढ़ लो, लुसेंट का दिया हुआ चीज है, साफ साफ स्पष्ट रूप से दे रहा है। प्रोटीन को पचाता है पेप्सिन, पेप्सिन कहाँ निकलता है, अग्ना से, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये अच्छा प्रश्न है, अगर ध्यान से नहीं पढ़े तो ये तो पढ़े थे कि फ्यूज जो है तुरंत तेज लाइट वगैरह होता है, वोल्टेज बढ़ता है तो फ्यूज उड़ जाता है। लेकिन फ्यूज आखिर किसका बना होता है, जो फ्यूज तार लगाते हैं हम लोग, और उसका गलनांक क्या होना चाहिए, उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, शीघ्रता से गल जाना चाहिए, क्या क्या पढ़े हो। लेकिन ए स्टेटमेंट पढ़ो, अभिकथन ए, सामान्यतः सीसा तथा टीन की मिश्र धातु का प्रयोग फ्यूज तार के पदार्थ के रूप में होता है, क्या यह सही है। सीसा व टीन की मिश्र धातु का गलनांक तांबे एवं एल्युमिनियम के गलनांक से अधिक होता है, ये है स्टेटमेंट। तो अगर सीसा व टीन की मिश्र धातु का गलनांक तांबे एवं एल्युमिनियम के गलनांक से अधिक है कि नहीं है, ये हमको देखना है। ठीक है, सामान्यतः टीन और सीसा बना होता है, बिल्कुल सही होता है। लेकिन ये आपको लग रहा होगा पहली नजर में कि दूसरा सही होगा, तभी तो गल जाएगा तुरंत, तभी तो गल जाएगा। सीसा टीन का मिश्र धातु का गलनांक तांबे व एल्युमिनियम के गलनांक से अधिक होगा, तभी तो गल जाता होगा। ये आपका सोच डेवलप होगा, साधारण सी बात है, तभी ऐसा सोचेंगे, कॉमन सेंस। लेकिन ये गलत है ऑप्शन। ठीक है, और सीसा टीन का बनाने के पीछे और कारण होता है। ठीक है, इससे हल्का ही कम होता होगा, लेकिन होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, किंतु आर गलत है। ध्यान रखिएगा, ए सही है किंतु आर गलत है इसका उत्तर। आइए देखते हैं प्रूफ। घटना चक्र में शब्द बहुत देखा, कहीं मिला नहीं। फ्यूज का प्रयोग क्यों होता है, कैसे होता है, सब तो आपको पता है कि भाई गलनांक निम्न होना आवश्यक होता है। और क्या होता है, फ्यूज तार निम्न गलनांक वाली धातु या मिश्र धातु का बना होता है, तो पता चल गया। लेकिन किस मिश्र धातु का बना है ये नहीं दिया हुआ है ना। फ्यूज का सिद्धांत क्या है, ये सब तो दिया हुआ है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता कैसी होनी चाहिए, प्रतिरोध उच्च होना चाहिए जबकि गलनांक निम्न होना चाहिए, ये सब तो पढ़ा सर, किसका बनता है नहीं। तो लुसेंट बाबा का बहुत वैल्यू है। मैंने बोला दाहिना हाथ है। अगर तुमने लुसेंट कभी नहीं पढ़ा है, जीसी के साथ मिलाकर पढ़ लिया, तो ये आपका 8 से 10 क्वेश्चन बढ़ा सकता है। किसी भी सूरत में 5-6 प्रश्न का इजाफा तो कर ही देगा। 5-6 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, चाहे जितने स्कोर पे अटकते हो, तुम्हारा 5-6-8-10 क्वेश्चन बढ़ा देगा। नहीं लगाओगे तो यही घट जाएगा। विद्युत फ्यूज के बारे में, वाह, यह देखो, विद्युत फ्यूज का प्रयोग परिपथ में प्रलान लगाने की सुरक्षा के लिए किया जाता है। टीन 63% और सीसा 37% की मिश्र धातु का बना होता है विद्युत फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज। क्लियर। यह सदैव परिपथ के साथ श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है। इसका गलनांक कम होता है तथा फ्यूज अति भारण से विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है। साफ साफ मिल चुका है, एकदम नंबर 1 का आंसर मिल चुका है। इसीलिए कहते हैं लुसेंट को साथ में जोड़ा करिए। इससे कठिन कोई क्वेश्चन आपको मिला क्या? ये है लास्ट क्वेश्चन 16 नंबर। अरे भाई, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, सुना तो था। हाँ, टार्टरिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है, कच्चे फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है, ऐसा सुना था। तो
एसिटिक अम्ल तो सिरका पढ़ा था, आज तक आलू कहाँ से हो गया। तो बिल्कुल सही पढ़ा था यार, सिरका ही है। तो तीसरा गलत है, तो ऑप्शन 1 और 2 सही है। ठीक है। टार्टरिक अम्ल अंगूर इमली में भी पाया जाता है, कभी इमली मिल जाए तो गलत मत करके चले आना। ठीक है, चलो आओ प्रूफ दिखा देते, मेरा काम प्रूफ दिखाना है। कई बार पूछा हुआ है किसमें क्या पाया जाता है, भाई देखो लगातार क्वेश्चन आया हुआ है, बार बार पूछा जाता है ना। यहाँ पे बार बार आया हुआ है। टार्टरिक देखो अंगूर का रस में पाया जाता है, लैक्टोज खट्टा दूध, यही गलत है। बाकी सब दिया है, ऊपर दिया हुआ व्याख्या अच्छे से पढ़ो ना, कहाँ कहाँ पाया जाता है, साफ साफ दिया हुआ है। खट्टे फलों में क्या पाया जाता है ना। दूध, लैक्टिक अम्ल खट्टे दूध में पाया जाता है, न कि लैक्टोज पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है खट्टे दूध में। ठीक है। नींबू साइट्रिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है ना। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। टार्टेरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, इमली के साथ साथ अंगूर में भी पाया जाता है, कई चीजों में जो खट्टे होते हैं। ठीक है। बार बार दिया हुआ है, कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है, अनगिनत बार आया हुआ, पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, है ना। बहुत बार आया हुआ है, अच्छे से पढ़ोगे तो आराम से चीजें पूरी हो जाएंगी। पढ़ना पड़ेगा, किताबें सबके पास होती है भाई साहब, पढ़ोगे नहीं, तरीका नहीं सीखोगे, तो आपको तरीका सीखना होगा। इस प्रकार से आपने आज देखा कि मैंने साइंस के 16 क्वेश्चन में आपको 16 का 16 प्रूफ दिया है। ठीक है। इस प्रकार से आप देखोगे तो जो अभी ऊपर क्वेश्चन किया है, किसमें क्या सिरका में क्या पाया जाता है, संतरा नींबू में क्या पाया जाता है, जगह जगह दिया हुआ है। बेहद ही आसान है, आराम से चीजें कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। इकट्ठे देखो, यहाँ इमली भी दिया है, अंगूर भी दिया है, टार्टेरियम, कितने अच्छे लिस्ट बना करके दिया है। दही खट्टा दूध में क्या पाया जाता है ना। बिच्छू डंक में क्या होता है, तो ये सब चीजें। दुर्गंध युक्त मक्खन वही बात कर देगा, तो ब्यूटाइरिक अम्ल हो जाएगा, ब्यूटाइरिक अम्ल हो जाएगा, है ना। दूध की बात करेगा, खट्टा दूध की बात करेगा, लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा इसमें। तो इसमें ध्यान रखने की जरूरत है और अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है। तो सारी चीजें किताबों में है, इसीलिए मैंने कहा है किताबों की ओर लौटो, किताबों से अच्छी कोई दोस्त नहीं है। बहुत आप लोग भटक लिए और बहुत लोग भटक रहे हो, लेकिन ये चैनल हमेशा आपको सही चीज दिया है और डंके की चोट पर दिया है। इसीलिए कहता हूं बड़े चौड़े होकर के हम, कि आज तक ये देखो लुसेंट में भी दिया है, किसमें क्या पाया जाता है ना। नॉर्मली हर जगह मिलता है, आप लोग घबरा जाते हुए तो खैर आसान है। टार्टरिक अम्ल देखो, इमली, अंगूर, यहाँ एक और जानकारी हो गई, कच्चे आम में भी पाया जाता है। जो भी खट्टा फल है इस तरीके की चीज, पके आम में नहीं पाया जाता, लेकिन कच्चे आम में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, क्योंकि पका आम मीठा हो जाता है, कच्चा आम यानी जो थोड़ा खट्टा टाइप का रहता है उसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर हो गया ना। इमली तो खट्टा ही होता है, खाए होंगे। अंगूर भी खट्टा आता है, मीठा भी आता है, खट्टा भी आता है। तो ओवरऑल खट्टा मीठा में टार्टरिक पाया जाता है। और इसका टार्टरिक अम्ल का प्रयोग बेकरी उद्योग में भी बहुत तेजी से होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपने सारे चीजों का प्रूफ देखा। इससे आपने क्या समझा कि 16 में 16 क्वेश्चन आपको मैंने दे दिया प्रूफ, और मात्र 2 किताब से ज्यादा मैंने शामिल ही नहीं किया है पूरे चैलेंज के साथ, है ना। यहां से मैंने आपको 100% क्वेश्चन दिया। हम कह रहे हैं आप 16 में 16 नहीं कर पा रहे हो, तो क्या 15 नहीं कर सकते। एक आध में अगर कॉन्फिडेंस गिर भी रहा है तो मेहनत करके आप 15 कर सकते हो। 15 नहीं कर सकते हो तो 14 कर सकते हो ना, आराम से कर सकते हो। अगर इस एवरेज को भी लेके चल रहे हो तो समझ लो बहुत अच्छा एवरेज हो जाएगा। अभी मैं और सारे सब्जेक्ट को दिखाऊंगा, ये साइंस को हो गया, अभी हिस्ट्री का भी दिखा दूंगा जो पुराने लोग नहीं दे पाए हो, मैं इन्वायरमेंट का भी दिखा दूंगा, मैं आपको हर सब्जेक्ट का दिखा दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लो, पढ़ाई करो और अच्छी दिशा में करो, ओवर कॉन्फिडेंस मत रहिए। 2026 जैसा कि आज के न्यूज़पेपर में भी आया, 1000 प्लस सीटें रहनी है, इतना मान के चलो। और RO में भी 500 प्लस सीटें रहेंगी। जिसको जिसमें जाना है, जो अच्छा लग रहा हो
लग करके अभी से और आज से नहीं तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से आप वहीं रहोगे जहां 2026 से पहले थे। बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो हकीकत है वही मैं बोल रहा हूं आपको। इसलिए चाहे जैसे पढ़ रहे हो, जहां पढ़ रहे हो, सही दिशा और दशा में तैयारी करिए। बरगलाने वाले बहुत हैं, कुकुरमुत्ते की तरह कोचिंग संस्थाएं खुल गई हैं, यूट्यूब चैनल खुल गए हैं, है ना। लेकिन आपके साथ ईमानदारी से साथ कौन काम कर रहा है, इसको पहचानना आपकी जिम्मेदारी है। इतना कॉमन सेंस आपको होना चाहिए कि सही गलत क्या है। और स्पेशली जिसको मेरा कभी प्रेशर नहीं रहा कि बैच में आप ज्वाइन करो या न करो, इसीलिए सब पहले प्रचार करते हैं, मैं हमेशा लास्ट में रखता हूं, बैच के बारे में बताता हूं। निश्चित रूप से अगर आपको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन बंदा तैयारी कर रहा है, कौन बंदी तैयारी कर रही है कि नहीं कर रहा है। उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए एक मैं बैच चलाता हूं। फालतू का इधर उधर कोई टाइम पास नहीं, काम से काम और सटीक टारगेट पे यहाँ पर निशाना लगाया जाता है और आपकी तैयारी कराई जाती है। और न सिर्फ तैयारी कराई जाती है, बल्कि यहाँ से सिलेक्शन भी मिलता रहता है। ROE 2023 की बात हो या PCS 2025 का, उसमें भी कई लोग मेंस दिए हैं, रिजल्ट आएगा, निश्चित रूप से आएगा। और रही बात है 24 का, तो 24 के समय तो मैंने यूट्यूब चैनल ही बना तो लिया था, लेकिन 24 के लिए मैंने ना कोई बैच चलाया था ना कुछ किया था, उसके बाद मैंने शुरू किया है। ठीक है, और जब शुरू किया है तो अच्छे अच्छे लोग देख करके परेशान हैं, लेकिन हमें किसी की परेशानी से नहीं लेना देना है। हमें ये देखना है कि हमारे जो स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं, हम पर जो विश्वास किए हैं, ट्रस्ट किए हैं, उस ट्रस्ट को कभी कमी नहीं लाने दूंगा। लेकिन आप अगर इसमें भी इतने के बावजूद, करने के बावजूद भी आप लापरवाही कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप गलती कर रहे हो। और पढ़ाई कभी जबरदस्ती नहीं होती, पढ़ाई करना है तो लग करके कर लीजिए, नहीं पढ़ाई छोड़ करके कुछ और काम करिए, समय मत बर्बाद करिए अपना। BEO का भी वही चीज है, GS तो GS सबके लिए होता है। तो इस बैच को मैंने अभी स्टार्ट किया है, ऑलरेडी ये फतह बैच 3 चल रहा है, फतह बैच 30 चल रहा है। 2 रनिंग है, जुलाई में खत्म हो जाएगा। ठीक है, 1 खत्म और उसके बाद 2 भी खत्म हो जाएगा, जिस जुलाई महीने में फतह 3 चालू हुआ है। और ये 26 मई से स्टार्ट है। रोज रोज एक बैच तो नहीं स्टार्ट किया जा सकता है, मैंने पहले बता दिया था, आपने नहीं ज्वाइन किया तो आपकी गलती है। खैर कोई बात नहीं, आज 8वां टेस्ट हुआ है, जिसको आप 10 दिन में कवर कर लोगे। तो आप जुड़ सकते हो, ये नंबर दिया हुआ है, फीस एकदम जेन्युइन रखा गया है, कोई ज़्यादा फीस नहीं है, आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इन्हीं जो किताबों को दिखाया गया है वहीं से आपको टारगेट दिया जाएगा, सटीक तैयारी की जाएगी और जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्व किया जाएगा, लाइव डिस्कशन किया जाएगा और नियमित टेस्ट रहेगा। और सफलता की तो गारंटी मैंने 100% दे रखा है। श्योरिटी बस मुझे ये चाहिए कि आप कितने सीरियस हैं पढ़ाई के लिए। अगर आपने मेहनत किया, 6 महीना लग के कर लिया, तो निश्चित रूप से आपका 100+ स्कोर हो जाएगा। और हिंदी में तो 60 में 60 ही लाना है, एक आध इधर उधर हो गया तो हो गया, नहीं तो आपको 60 में 60 टारगेट करना है। यहाँ सिलेक्शन न खरीदा जाता है न बेचा जाता है, यहाँ सिलेक्शन सिर्फ करवाया जाता है और उसका विथ प्रूफ बताया जाता है। न तो यहाँ पे खरीदा गया है कभी, न खरीदा जाएगा। बाकी तो देख ही रहे हो, दुनिया में जिसके पास करोड़ों अरबों रुपया है, अपना जो है बेच बाच रहा है, खरीद रहा है, खरीदारी कर रहा है। 5 रिजल्ट नहीं आ रहा है, 50 ठो रिजल्ट दिखा रहा है। तो रील में जो डील दिया जा रहा है उसके चक्कर में अगर आप पड़े रहेंगे तो आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते रहेंगे। ये देखो PCS का सारा प्रूफ दिया गया है, इसी यूट्यूब चैनल पर है, जाके देख लीजिए। इधर ROE का प्रूफ दिया गया है। ठीक है, तो आपको जुड़ना हो तो इस बैच से अविलंब जुड़ जाइए। नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, फिर कहेंगे अरे यार एग्जाम का डेट आता, तो एग्जाम का डेट भी आ जाएगा, ये भी चला जाएगा, फिर अरे हो जाएगा, फिर पेपर भी हो जाएगा, आप शुरू ही नहीं कर पा रहे हो, रिजल्ट भी आ जाएगा, आप वहीं वहीं रह जाओगे। तो अविलंब आज और अभी से अगर आपको शुरू करना है तैयारी 2026 के लिए, चाहे आप ROE के लिए सीरियस हो, चाहे PCS के लिए, चाहे VO के लिए, आप यहाँ जुड़ सकते हैं। HEO का भी इनडायरेक्ट GS का यहाँ से तैयारी आपकी होती रहेगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।